तो चलिए इस शुभ संध्या पे स्वच्छ सर्वेक्षण के आखिरी पड़ाव पे हम लोग अपने चर्चा को शुरू करते हैं। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द डिस्कशन ऑन क्लीन इंडिया मिशन 2020 और इस चर्चा के बाद उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि आईएएस के पर्सपेक्टिव से वो हम लोग सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस ये किए थे कि यदि हम लोग बात स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो यह एक वर्ष की अवधि है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और इस वर्ष को हम लोग 3 क्वार्टर में विभाजित करते हैं। Q1, Q2, Q3। जो आपका क्वार्टर 1 है यानी अप्रैल से लेके जून तक, क्वार्टर 2 जुलाई से लेके सितंबर तक और क्वार्टर 3 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इस वर्ष को 3 भाग में 3 क्वार्टर में हम लोग विभाजित कर चुके और हर एक क्वार्टर में हर एक भाग में प्रक्रिया का सेवाओं का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होते चला गया। एक सतत रूप से प्रक्रिया की समीक्षा होती चली गई और जो कुल इसमें मार्क्स है वो है आपका 6000। जो कुल इसमें मार्क्स है वो है आपका 6000। 2019 तक कुल संख्या या कुल मार्क्स 5000 था, लेकिन 2020 में इसको बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। अब यदि हम लोग मार्क्स का विश्लेषण करें कि 6000 क्यों है, 6000 क्यों है, तो 1500 मार्क्स जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष रूप से जो जांचा जाता है। बाकी 1500 जो है प्रमाणन पे है। कहने का मतलब कि जो आपको सर्टिफिकेशन मिला ओडीएफ का, ओडीएफ प्लस का, ओडीएफ प्लस प्लस का, जीएफसी का, तो उसके प्रमाणन पे 1500 नंबर मिलता है। 1500 नंबर जो है सिटीजन्स फीडबैक पे मिलता है। सिटीजन्स फीडबैक पे कि नागरिकों का क्या राय है, नागरिकों का क्या विचार है। और लास्ट का 1500 सेवाओं पे मिलता है, सुविधाओं पे मिलता है, सर्विसेज पे मिलता है। तो 6000 कुल इसका मार्क्स है और 6000 को आप निम्न तरीके से आप इसको बांटते हैं। आशा है ये सारा पॉइंट आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए आगे अपने चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे जब बढ़ाते हैं
तो हम लोग ये देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का मुख्य जो फोकस था, केंद्र था, कि 2016 से ये प्रक्रिया चलते आ रहा है, तो 2020 का फोकस ये रहा कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी एक प्रोटोकॉल है, वो एक संस्था के रूप में विकसित हो जाए। उदाहरण के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में पोस्टमार्टम से पहले कोविड का जो है टेस्टिंग होता है। ये एक प्रोटोकॉल के रूप में ये लाया गया नियम। तो अब जो है ये जो नियम है, प्रोटोकॉल है, एक संस्था का रूप ले लिया कि जब भी फोरेंसिक जांच होगा, पोस्टमार्टम होगा, तो पहला जो पहलू है कि आप कोविड का टेस्टिंग करेंगे। उसी तरह जो सर्वेक्षण 2020 का केंद्र जो ध्यान था, सेंट्रल जो पॉइंट था, वो ये था कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी प्रक्रियाएं स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छता के लिए लिया गया है, वो एक संस्था के रूप में स्थापित हो जाए। तो जो है फोकस है, प्राइमरी फोकस ऑफ 2020 ऑब्जर्वेशन वाज institutionalization of process. The process should be institutionalized. संस्थागत कोई भी प्रक्रिया हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है गार्बेज फ्री सिटीज, GFC। GFC का मतलब हुआ, G से हुआ गार्बेज, गार्बेज का मतलब हुआ आपका कूड़ा, गार्बेज का मतलब हुआ कूड़ा, फ्री का मतलब हुआ, F से हुआ फ्री, यानी कि मुक्त, और सिटीज का हो गया शहर। तो एक कैटेगरी इस सर्वेक्षण का निकल के आया, गार्बेज फ्री सिटीज, कूड़ा मुक्त शहर। और इस श्रेणी को 5 सितारा में विभाजित किया गया, 3 सितारा में विभाजित किया गया, 1 सितारा में विभाजित किया गया। मीन्स गार्बेज फ्री सिटीज was divided into, for example, 5-star garbage free cities, 3-star garbage free cities and 1-star garbage free cities। इसका परिणाम जो सर्वेक्षण हुआ, उसका परिणाम हम लोग देखते हैं, कि 5-star गार्बेज फ्री सिटीज में या कूड़ा मुक्त 5 सितारा में पहला जो शहर था, वो था आपका अंबिकापुर। वो शहर है आपका अंबिकापुर। दूसरा जो शहर है वो है आपका राजकोट। तीसरा जो शहर है वो है आपका सूरत। चौथा जो शहर है वो है आपका मैसूर। और जो 5वां शहर है वो है आपका इंदौर। और जो 6ठा शहर है वो है आपका नवी मुंबई। कहने का मतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 6 शहरों को 5 सितारा कूड़ा मुक्त शहर घोषित किया गया। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, 6 cities of India were designated as
5-star garbage free cities, and out of these cities the first rank goes to Ambikapur, the second rank goes to Rajkot, थर्ड सूरत, चौथा मैसूर, पांचवा इंदौर और छठा नवी मुंबई। इसको गौर से देख लीजिए बच्चों, और यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यदि कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अमित सिंह, प्लीज टेल मी। अब हम लोग एक और पहलू पे बात करते हैं, वो है आपका प्रमाणन, वो है आपका सर्टिफिकेशन। हम लोग जानते हैं कि 2020 में कुछ सर्टिफिकेट, कुछ प्रमाण दिए गए थे कि ये शहर 5 सितारा पूरा मुक्त शहर है। अंबिकापुर इज रैंक्ड एज नंबर 1 इन 5-star गार्बेज फ्री सिटीज। या आप कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज डिक्लेयर्ड एज ODF++। तो ये प्रमाण दिया गया है, और ये प्रमाणन जो है 1 साल तक ये वैलिड रहता है। मतलब 2021 जुलाई तक ये कहिए वैलिड रहेगा। एक क्वेश्चन खास करके IAS पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रमाणन हो रहा है किस आधार पे हो रहा है, क्या उसका पद्धति है, क्या उसका मेथोडोलॉजी है प्रमाणन का। अभी हम लोग सर्वेक्षण का देखे थे कि कुल संख्या, कुल मार्क्स कितना है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि आपको जो प्रमाणन किया जा रहा है उसके क्या पद्धति है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा इसका जो पद्धति है उसको हम लोग स्मार्ट कहते हैं। इसका जो पद्धति है इसको हम लोग स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट में ये S जो है, ये S जो है, S जो है, S का मतलब होता है सिंगल मेट्रिक। S का मतलब होता है सिंगल मेट्रिक, यानी एकल मेट्रिक। इसका मतलब यह होता है कि जो पद्धति, जो तरीका, जो प्रक्रिया आप नवी मुंबई के लिए अपनाए, वो प्रक्रिया आप पटना के लिए भी अपना रहे हैं। तो स्मार्ट फ्रेमवर्क के द्वारा प्रमाणन हुआ, और स्मार्ट में S का मतलब होता है सिंगल मेट्रिक। अब चलते हैं M का मतलब। M का अर्थ क्या हुआ? तो M का अर्थ हुआ मेजरमेंट। M का मतलब हुआ मेजरमेंट। इसको हिंदी में कह सकते हैं मापने योग। मापने योग यानी जितनी भी प्रक्रिया अपनाई गई किसी शहर को साफ सुथरा स्वच्छ परिभाषित करने के लिए, उसको मापने योग बनाया गया। इट वॉज मेजर्ड। और यहां पे ए का मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल, अचीवेबल, अचीवेबल कहने का मतलब प्राप्त करने योग। कहने का मतलब है कि ए का अर्थ है अचीवेबल। यदि कोई लक्ष्य दिया गया है तो ऐसा लक्ष्य दिया गया है कि वो प्राप्त करने योग हो। चंद्रमा से या आसमान से सितारा तोड़ने की बात नहीं कही गई है। इसमें जो आर है, आर इसका मतलब होता है रिगरस
वेरिफिकेशन, इसका मतलब होता है रिगरस वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन, इसका मतलब होता है सत्यापन। स्मार्ट में जो आर है इसका मतलब होता है रिगरस वेरिफिकेशन, सत्यापन। अब देखिए इस चीज को समझिए, जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है उसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, पोर्टल है। हर एक राज्य सरकार, हर एक शहरी निकाय, अर्बन लोकल बॉडी अपनी अपनी बातें डाटा के आधार पर उसको अपलोड करती है वेबसाइट पे। लेकिन जो भी अपलोड होता है वेबसाइट पे, मंत्रालय जो है उसको आंख बंद करके मान नहीं लेती है, इसका सत्यापन होता है। और एक सत्यापन होता है, एक सत्यापन का तरीका है सिटीजन फीडबैक, नागरिकों का राय। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो रिगरस वेरिफिकेशन, यह ऐसा तंत्र विकसित किया गया है सर्वेक्षण में कि जो भी कोई शहर, कोई राज्य, कोई निकाय अपने बारे में कुछ कहता है तो उसका सत्यापन होता है। और लास्ट में टी का अर्थ होता है, टी का अर्थ होता है टारगेटेड आउटकम। टी का अर्थ होता है टारगेटेड आउटकम। कहने का मतलब है कि आप जो भी इसमें काम करें परिणामों की ओर लक्षित हो, परिणामों की ओर लक्षित हो। देखिए टी से टारगेट आउटकम, टारगेट, टी से टारगेट ओरिएंटेड, परिणाम की ओर लक्षित होना। पटना का रैंक 47 आया, 47वां, सबसे नीचे, सबसे कम। तो अब पटना में क्या हो रहा है कि राज्य सरकार इस पे लगी है कि कहां कहां कमी आई ताकि हम लोग अगले वर्ष अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो अंत में स्टूडेंट्स, जो पद्धति प्रक्रिया का अपनाया गया है उसको हम लोग स्मार्ट कहते हैं। एस से हुआ सिंगल मेट्रिक या एकल मेट्रिक, एम से हुआ मेजरमेंट मापने योग, ए से हुआ अचीवेबल या प्राप्त करने योग, आर से हुआ रिगरस वेरिफिकेशन या सत्यापन तंत्र, टी से हुआ टारगेटेड आउटकम या परिणामों की ओर लक्षित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिए और कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगला जो आयाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगला जो आयाम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि जो सर्वेक्षण हुआ है, किसी भी शहर को दो भागों में बांटा गया है और पहला आधार जो बांटने का है वो वार्ड के स्तर पे, वो आपके वार्ड के स्तर पे बांटा गया है, वो आपके वार्ड लेवल पे बांटा गया है, वो आपके वार्ड लेवल पे बांटा गया है। कहने का मतलब कि शहर को वार्ड के आधार पे बांट दिया गया। वहां पे रेसिडेंशियल एरिया जहां लोग रहते हैं, रिहायशी जगह, पार्क, गार्डन, वहां पे कूड़ा निष्कासन का क्या प्रक्रिया है, वहां पे यदि औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां साफ सफाई का क्या तरीका है, या कहीं ऑफिस है तो वहां साफ सफाई का क्या तरीका है,
स्कूल कॉलेज है तो वहां साफ सफाई का क्या तरीका है। तो आपका जो सर्वेक्षण हुआ है तो शहर को 2 भाग में बांटा गया है और पहला भाग जो बांटा गया है उसको हम लोग वार्ड के आधार पर देखते हैं और दूसरा जो भाग है उसके शहर के आधारभूत संरचना के आधार पर बांटा गया है। कहने का मतलब यदि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में पार्किंग का क्या तरीका है, वहां पे कूड़ा, साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, बाथरूम, वॉशरूम का क्या तरीका है, एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या तरीका है, उस शहर में कूड़ा डालने के लिए कोई जगह निर्धारित किया गया है, वहां टॉयलेट है, वहां मेल फीमेल टॉयलेट है, वो साफ सफाई किस स्तर का है। तो ये सिटी के आधारभूत संरचना के आधार पे भी शहर को बांटा गया है। तो एक और आयाम जो है इसके प्रक्रिया में कि कोई भी सर्वेक्षण करने से पहले शहर को वार्ड के आधार पे देखा गया है और एक शहर को उसके बेसिक मूलभूत आधारभूत संरचना के आधार पर उसको बांटा गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें एक केंद्रीय जो ध्यान रहता है वो था आपका खुले में शौच मुक्त। तो जैसे जैसे शुरू में किसी शहर को ओडीएफ मिला, फिर यदि जो प्रक्रिया है साफ सफाई का प्रक्रिया बहुत अच्छा है, स्थिर है, तो ओडीएफ प्लस मिला। फिर यदि उसमें जल और मल का निष्कासन सही रूप से है तो उसको ओडीएफ प्लस प्लस का प्रमाणन मिला। तो ये केंद्रीय एक जो है ध्यान था पूरे सर्वेक्षण का। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लक्ष्य, इस सर्वेक्षण का लक्ष्य क्या था। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य था सुरक्षित, टिकाऊ, सभी के लिए स्वच्छता। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य था स्थिरता, सुस्थिरता, टिकाऊ और सभी के लिए जो है स्वच्छता। कहने का मतलब सेफ, सस्टेनेबल सैनिटेशन फॉर ऑल। तो ये था लक्ष्य जिसपे कि इस सर्वेक्षण को आना था। अब इस सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण था सिटीजन फीडबैक, नागरिक प्रतिपुष्टि। यदि पटना का निकाय, यदि सूरत का निकाय अपनी कुछ बातें कहते हैं पोर्टल पे, अपलोड करते हैं डाटा पे कि हमारा सफाई जो है ये अभियान 100% सफल है, तो इसका सत्यापन होगा नागरिकों से, नागरिक प्रतिपुष्टि या सिटीजन फीडबैक। और इसमें एक ही नागरिक बार बार अपना व्यू नहीं दे सकते हैं, इसलिए हर एक नागरिक को इसमें ओटीपी सबको दिया जाता था, 1 टाइम पासवर्ड सबको दिया जाता था। तो ओटीपी के मदद से सिटीजन फीडबैक को बहुत ही सफल और सही बनाया गया। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, जरा दोनों ग्रुप को दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छा। चलिए हम लोग नागरिक प्रतिपुष्टि या सिटीजन फीडबैक पे आते हैं। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोन के माध्यम से नागरिकों से फीडबैक लिया जाता था, उनसे विचार लिया जाता था। और इसके लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव आवाज रिकॉर्डिंग प्रणाली। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम IVRS के माध्यम से नागरिकों की राय ली जाती थी। एक ही नागरिक बार बार अपना राय ना दे, इसलिए हर एक नागरिक को OTP दिया जाता था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नंबर है, ये है आपका 1969। याद रखिएगा स्टूडेंट, 1969 एक कंप्लेन नंबर है। किसी नागरिक, कोई भी नागरिक यदि संतुष्ट ना हो किसी सेवा से, किसी सुविधा से, किसी प्रक्रिया से, किसी फैसिलिटी से, और उसको कंप्लेन करना हो तो 1969 पे वो कंप्लेन कर सकता था। इसके अलावा
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो तरीके का मोबाइल ऐप को विकसित किया गया, दो तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया। पहला जो मोबाइल एप्लीकेशन था वो था वोट फॉर योर सिटी ऐप। वोट फॉर योर सिटी ऐप नागरिक विचार, राय, प्रतिपुष्टि, कंप्लेन, फीडबैक के लिए ये ऐप लाया गया था, वोट फॉर योर सिटी ऐप। और इसको विकसित की थी IPSOS, जो हम लोग पढ़ चुके हैं IPSOS। तो IPSOS के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे एक और ऐप जो है मंत्रालय की ओर से जो लाया गया था वो था स्वच्छता ऐप। तो दो तरीके का मोबाइल ऐप नागरिक के विचार के लिए विकसित किया गया था। पहला था आपका वोट फॉर योर सिटी ऐप और दूसरा था आपका स्वच्छता ऐप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, इस स्वच्छता अभियान में करीब 130 श्रेणी के अवार्ड थे। There were 130 categories of award. इस स्वच्छता अभियान में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 130 तरीके के 130 प्रकार के 130 टाइप ऑफ कैटेगरी के अवार्ड थे। इस सर्वेक्षण में लक्षद्वीप का भागीदारी नहीं था। इस सर्वेक्षण में लक्षद्वीप का भागीदारी नहीं था। लक्षद्वीप डिड नॉट पार्टिसिपेट। फिर पश्चिम बंगाल भी इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिए थे। हालांकि लक्षद्वीप जो है 2016 से भाग नहीं ले रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है 2020 में इसकी भागीदारी नहीं हुई। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल से 3 कैंटोनमेंट जोन है ना, 3 छावनी का भागीदारी जरूर हुआ। पश्चिम बंगाल शहर निकाय के आधार पे पार्टिसिपेट नहीं की। On the basis of urban local body did not participate, but 3 cantonment zones from West Bengal, yes, they did participated. ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो आपको 130 श्रेणी का अवार्ड था, यस श्रेणी का अवार्ड है, उसको 4 स्तर पे बांटा गया। पहला राष्ट्रीय स्तर पे यानी नेशनल लेवल, दूसरा राज्य के स्तर पे, तीसरा जोन या क्षेत्र के स्तर पे, और चौथा छावनी या कैंटोनमेंट के स्तर पे बांटा गया। तो जो 130 अवार्ड था, इसको 4 श्रेणियों में, नेशनल राष्ट्र के आधार पे, राज्य स्टेट लेवल पे, जोन क्षेत्र के आधार पे, और चौथा कैंटोनमेंट वो आपका छावनी के आधार पे बांटा गया। अब देखिए यहां पे एक आपका क्वेश्चन आएगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा था? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और हिंदी में यह अवार्ड दिया जा रहा था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब देखिए कि एक श्रेणी था कि वो शहर
जिसका आबादी 10 लाख से ऊपर हो। वो शहर राष्ट्र के स्तर पे, वो शहर जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो। तो इस श्रेणी में इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ और इंदौर को यह अवार्ड चौथा दफा मिला है। मींस इंदौर हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर द 4 consecutive years। इंदौर के बाद जो दूसरा जो स्थान था वो था आपका सूरत का। तो सूरत को नंबर 2 और नवी मुंबई को नंबर 3 का अवार्ड मिला। कौन से श्रेणी में? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में। मींस cities with population more than 10 lakhs। In this category, Indore was awarded the cleanest city of the country। Indore was awarded the cleanest city of the country। This award Indore received for its 4 consecutive years। Indore was followed by number 2 at Surat and at number 3 was Navi Mumbai। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह एक श्रेणी था गंगा नदी के किनारे वाले शहर। गंगा नदी के किनारे वाले शहर या कहिए गंगा टाउन्स या गंगा सिटी। इस श्रेणी में नंबर 1 पे आपका वाराणसी रहा। नंबर 1 पे वाराणसी रहा। वाराणसी के बाद नंबर 2 रहा आपका कानपुर। नंबर 3 रहा आपका बिहार का मुंगेर। नंबर 3 रहा बिहार का मुंगेर। नंबर 4 रहा प्रयागराज। नंबर 4 रहा प्रयागराज और नंबर 5 रहा आपका हरिद्वार। और नंबर 5 रहा आपका हरिद्वार और नंबर 5 रहा आपका हरिद्वार। तो गंगा टाउन्स या गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के तट पर बसे शहरों के श्रेणी में नंबर 1 का पोजीशन वाराणसी, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 मुंगेर, नंबर 4 प्रयागराज और नंबर 5 जो रहा वो आपका हरिद्वार रहा। अब देखिए एक टर्म याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ULB। ULB का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी। ULB का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी। इसको हिंदी में शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं। जैसे कि पटना नगर निगम ये अर्बन लोकल बॉडी है, ये स्थानीय शहरी निकाय है। तो स्थानीय शहरी निकाय के आधार पर भी एक अवार्ड का श्रेणी रहा, एक अवार्ड का कैटेगरी रहा। तो हम लोग स्थानीय शहरी निकाय या अर्बन लोकल बॉडी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ULB। ULB समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ULB। तो अब जो है भारत के राज्य का बात है, राज्य स्टेट। तो एक श्रेणी बना कि वो स्टेट जिसमें कि 100 से ज्यादा 100 से अधिक जो है ULB हो, 100 से अधिक ULB हो।
तो इस वो श्रेणी, वो राज्यों का वो श्रेणी जिसमें 100 से अधिक यूएलबी हो, तो उस श्रेणी में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य माना गया। 100 से अधिक यूएलबी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य माना गया। और दूसरे स्थान पे रहा आपका महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे रहा मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे रहा आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे रहा आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे रहा मध्य प्रदेश। तो वो राज्य जिसमें 100 से ज्यादा यूएलबी हो, उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला। दूसरे नंबर पे श्रेणी में आपका महाराष्ट्र रहा और तीसरे में मध्य प्रदेश रहा। अब चलते हैं हम लोग अगले श्रेणी में। अभी तक हम लोग बात किए थे 100 से अधिक यूएलबी, 100 से अधिक यूएलबी। अगला कैटेगरी था 100 से कम यूएलबी, 100 से कम यूएलबी, 100 से कम यूएलबी। और इसमें झारखंड जो है देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना। मतलब 100 से कम यूएलबी वाले राज्यों की श्रेणी बनाई गई और उसमें झारखंड जो है इट वाज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो झारखंड नंबर 1 पे, झारखंड के बाद आपका हरियाणा, झारखंड के बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका उत्तराखंड, फिर आपका चौथे नंबर पे सिक्किम, पांचवें नंबर पे असम और छठे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश, छठे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। तो नंबर 1 पे झारखंड, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे उत्तराखंड, नंबर 4 पे सिक्किम, नंबर 5 पे असम और नंबर 6 पे आपका हिमाचल प्रदेश। किस कैटेगरी में? तो वो राज्य जिसमें स्थानीय शहरी निकायों की संख्या 100 से कम हो, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम हो, इस कैटेगरी में। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग चलते हैं कैपिटल, राजधानी। नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित की गई। राजधानियों के श्रेणी में नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित की गई। अब आपका कैंटोनमेंट बोर्ड के श्रेणी में, कैंटोनमेंट बोर्ड या हिंदी में बोलिए तो छावनी बोर्ड, हिंदी में छावनी बोर्ड। और इसमें नंबर 1 रहा जलंधर, इसमें नंबर 1 रहा आपका जलंधर, नंबर 2 रहा दिल्ली छावनी या दिल्ली कैंटोनमेंट, और नंबर 3 रहा आपका मेरठ, और नंबर 3 रहा मेरठ छावनी। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि जिस श्रेणी में हम लोग बात किए थे कि शहरों की एक श्रेणी है जिसकी आबादी 10 लाख से
ज्यादा है। तो इंदौर इसमें सबसे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर वॉज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs। और इसी श्रेणी में सबसे निचले स्थान पे पटना था। इसी स्थान पे सबसे निचले स्थान पे पटना है, और पटना का जो रैंक है वो 47 है। पटना का जो रैंक है वो आपका 47 है। पटना का जो रैंक है। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है मिलिट्री एरिया, जैसे पटना में दानापुर है, जो जहां पे सैनिक रहते हैं, जिसको हम लोग छावनी बोलते हैं, वही है आपका कैंटोनमेंट बोर्ड। जैसे मेरठ छावनी, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड। दिल्ली में भी जहां मिलिट्री रहती है, आर्मी रहती है, उसको कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। पटना में आपका दानापुर है। तो ये सब जो है कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड यानी जालंधर का जो मिलिट्री छावनी है वो सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन मिलिट्री एरिया घोषित किया गया। उसके बाद नंबर 2 पे दिल्ली का छावनी और नंबर 3 पे आपका मेरठ का छावनी होता है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब यह होता है। अब एक और श्रेणी में आ जाइए, एक और श्रेणी में आइए कि हम लोग वो शहर की बात कर रहे हैं जिसकी आबादी 1 से 10 लाख है। यानी एक और श्रेणी है जिसकी आबादी 1 से 10 लाख एरिया है। वो शहर विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 10 lakhs, या कहिए 10 लाख से कम। तो इस श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर रहा वो आपका छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे रहा मैसूर, नंबर 2 पे रहा मैसूर, और नंबर 3 पे रहा आपका नई दिल्ली, नंबर 3 पे रहा न्यू दिल्ली। The next category of cities with a population between 1 lakh and 10 lakh. So the first rank for a city or for the cleanest city was Ambikapur. Ambikapur is in Chhattisgarh. Second city was your Mysore, and the third city was New Delhi with a population between 1 lakhs and 10 lakhs. और इसी श्रेणी में सबसे निचले पायदान यानी 382 रैंक, यानी 382 रैंक, ये रहा बिहार का गया। बिहार का गया इस श्रेणी में सबसे नीचे के स्तर पे रहा। 382 रैंक बिहार के गया को मिला। ठीक है, बिहार के गया को मिला। अब हम लोग ऐसे शहरों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग ऐसे शहरों की तरफ बढ़ते हैं जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, मींस सिटीज विद अ पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख। तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर वो है आपका करद, वो है आपका करद। उसके बाद दूसरे स्थान पे है आपका ससवाल, दूसरे स्थान पे है आपका ससवाल, और तीसरे स्थान पे है आपका लोनावाला। तीसरे स्थान पे है आपका लोनावाला। तो करार, ससवाल और लोनावाला, ये तीनों जो स्थान है ये महाराष्ट्र में है। तो तीसरा जो श्रेणी है कि वो शहर जिसकी आबादी 1 लाख से कम हो। तो इस श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर भारत का है करद, उसके बाद है आपका ससवाल, और तीसरा है आपका लोनावाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद दिस स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग का स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, ये हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। जिस शुरू से हम लोग जो भी इसमें डिस्कशन पॉइंट्स रहा
उसको यदि आप नोट्स बना लेंगे तो हम लोग आईएएस के पीटी में एक क्वेश्चन सिक्योर कर लिए। हम लोग देखे होंगे पिछले डिस्कशन में भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, तो अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन जो है आईएएस-पीटी का सिक्योर कर चुके हैं। हम लोग को अब बाकी जो है 52-53 क्वेश्चन के आगे बढ़ना है। तो ये अभी तक जो डिस्कशन हुआ है इन आवर सीरीज ट्रिस्ट विद यूपीएससी, यदि इसको आप ढंग से समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, कोऑर्डिनेट कर लिए होंगे, तो अभी तक आप 3 क्वेश्चन सिक्योर कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि पहला दफा हम लोग 55 क्वेश्चन को जो है बना लें। तो जो बच्चों को आज हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपके सामने, उन बच्चों को हम आधा घंटा 45 मिनट में इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही भेज देंगे। आप लोग जो भी हम कहें वो तथ्य उसमें बहुत हद तक मिल जाएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। कल हम लोग का क्लास थोड़ा सा फॉर अ चेंज हम लोग इवनिंग में, हम लोग शुभ संध्या में मिलेंगे। वी विल मीट इन गुड इवनिंग, है ना। सो टुमारो विल मीट इन द इवनिंग और नए क्वेश्चन के साथ, नए सिक्योरिटी के साथ। Until the time, all the best. Thank you.